दोस्तों, मैं कुंदन कुमार साहनी आपके लिए लाया हूँ एक नया और वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी विषय को लेकर के। आज हम हिंदी विषय के मॉडल सेट के बारे में बात करेंगे जो तो इंटरनेट पर जारी किया गया था बिहार बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए हम शुरुआत करेंगे। तो हमारा जो पहला सवाल है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पहला सवाल जो हमारा है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था। आपके 4 ऑप्शन दिए गए और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन ए लहना सिंह। लहना सिंह को क्या कहा गया था? सूबेदारनी ने कहा था। अगला प्रश्न हमारा है कि संपूर्ण क्रांति भाषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था। तो संपूर्ण क्रांति भाषण का जो नारा दिया गया था वो दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1974 को। कब? डेट है 5 जून को। कहाँ दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका पटना में, पटना के गांधी मैदान में। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में से किस रचनाकार का है। यानी ओ सदा नीरा शीर्षक जो है इसके लेखक कौन है? तो ओ सदा नीरा जो है उसके लेखक है आपके जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किनकी रचना है। तो जूठन जो है वो है एक आत्मकथा और ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि के, जिनमें उन्हें बचपनों में जब ये पढ़ने जाते थे तो हेड मास्टर इन्हें पढ़ने के लिए रूम में बैठने नहीं देते थे, बल्कि उन्हें बाहर साफ करने के लिए लगा दिया जाता था। ठीक है, जिसमें एक बार इसके पिताजी देख लिए थे और इनके पिताजी से और शिक्षकों के बीच लड़ाई हो गई थी। उसमें जो इनके हेड मास्टर था उनका नाम था कौन? कालूराम। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है शिक्षा निम्नलिखित में से किनकी रचना है। यानी शिक्षा के लेखक कौन है? तो शिक्षा के जो लेखक है वो है हमारे जय कृष्ण मूर्ति। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जयसी की रचना कौन है। तो जयसी इनमें से जो रचना है वो आपका है पद्मावती। वैसे आप चैप्टर में अगर बात करें तो उसमें है करबक। अगर आप किताब में बात करें तो करबक दिया गया है और करबक जो लिया गया वो किससे लिया गया? पद्मावती से ही लिया गया। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि बताइए करबक जो है वो किस पाठ से लिया गया है, तो वो पद्मावत का ही अंश है, प्रथम और अंतिम छंद दोनों से। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। यह कथन किस लेखक का है? आपको याद होगा, अगर आप पढ़े होंगे चैप्टर शिक्षा तो वहाँ पर ये लाइन लिखा गया है कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं, और शिक्षा जो है उसके लेखक कौन है? तो वो उसके लेखक थे जय कृष्ण मूर्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जय कृष्ण मूर्ति। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सूरदास के पद में कौन रस नहीं पाया जाता। तो सूरदास के पद में आपको वात्सल्य रस, भक्ति रस और सिंह रस, ये तीनों मिल जाएगा। सिर्फ क्या नहीं मिलेगा? तो वो मिलेगा आपका वीर रस। यानी सूरदास के पद में वीर रस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी का साहित्य का जो सूर्य है वह सूरदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया। तो पठित पाठ के आधार पर जो है पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया हमारा। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर की एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्नलिखित में से किसको पत्र लिखा था। ये जो पत्र लिखा गया था भगत सिंह के द्वारा वो लिखा गया था सुखदेव को। ठीक है, अगले प्रश्न में हम चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्नलिखित में से कौन है। तो इनकी जो नाट्य कृति है वह है ध्रुव स्वामिनी। क्या है? ध्रुव स्वामिनी। अगले चैप्टर पर चलेंगे। अगला चैप्टर हमारा है, अगला सवाल कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो कौन है? तो वह है हमारा 1943। और इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता के नाम क्या है। इनमें में से कौन है? तो उनके जो पिताजी थे सुभद्रा कुमारी चौहान के वो थे ठाकुर रामनाथ सिंह। अगला प्रश्न है शेख सरिया पुरस्कार निम्न में से किनको मिला था। तो शेख सरिया जो पुरस्कार था वो मिला था सुभद्रा कुमारी चौहान को ही। 16 नंबर प्रश्न हमारा है कि अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य में कौन सी बिंदिया है। तो अर्धनारीश्वर जो है वो एक निबंध है जिसमें स्त्री और पुरुष के गुणों को लेकर बात किया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, और इसमें शिव और पार्वती का काल्पनिक रूप है। आप लोग देखे हुईगा तस्वीर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सरोज स्मृति शीर्षक रचना की कौन सी विद्या है। सरोज जो स्मृति है वो है एक हमारा शोक गीत। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म स्थान है वो है जयपुर, और इसका जो निवास स्थान है वो है हमारा कहाँ पर? गुलेर ग्राम में। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म स्थान है वह है सिमरिया बेगूसराय। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता निम्न में से कौन है। तो संस्कृति के जो 4 अध्याय हैं उनके रचयिता हमारे हैं रामधारी सिंह
दिनकर। अगला प्रश्न हमारा, अज्ञे का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? अज्ञे जी का जो जन्म स्थान था वो हमारा कहाँ था? तो वो हमारा था कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? तो जगदीश चंद्र माथुर जो है उनका जन्म स्थान हमारा है कहाँ पर? शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का जो नाम था वो था क्या चीज़? मदन मोहन गुलगुलानी। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन में है आपके 4 ऑप्शन, उर्वशी, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र और रेणुका। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका कौन? उर्वशी। ठीक है, अब चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्नलिखित में से कौन सा कहानी है? तो याद कीजिएगा, आपको चैप्टर 2 उसने कहा था, ये था हिंदी कहानी के विकास के मील का पत्थर। अगला प्रश्न चलते हैं, हजारा सिंह किस कहानी के पात्र है? अभी बताया है, उसने कहा था मैं, जिसमें हजारा सिंह था वो क्या था? एक सूबेदार था, नहीं? ठीक है, अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि कल देखते नहीं है रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह उक्ति किस शीर्षक से? ये उक्ति भी वो किससे है? उसने कहा था। और ये प्रश्न जो है वो कौन पूछता रहता है? लहना सिंह, जब वो 12 साल का रहता है और वो सूबेदारनी से पूछता रहता है। उस समय जब सूबेदारनी कितने साल की रहती है? मात्र 8 साल का, जहाँ इसकी मुलाकात अमृतसर में होती है। तो बार बार यही प्रश्न वो पूछते रहता है कि तेरी कुरमाई हो गई है? तो उस पर जो है वो लड़की यानी कि सूबेदारनी कहती है कि हाँ हो गई है, देखते नहीं ये हो गई है, देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ साल। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। किसने कहा था? तो ये शब्द सूबेदारनी ने कहा था। किसको? तो लहना सिंह को। अगले प्रश्न में चलेंगे हम, महेश्वर किस कहानी की पात्र है? तो महेश्वर जो है वो है रोज कहानी की पात्र। और महेश्वर जो है पेशे से क्या है था? डॉक्टर था। किस बीमारी का? तो गैंग्रीन नामक बीमारी का वो इलाज करता था। ठीक है, अगले प्रश्न में हम चलेंगे, कुंती किस एकांकी की पात्र है? तो कुंती की बात करेंगे तो कुंती जो थी वो किसकी पड़ोसी थी? विष्णु मानक की। तो विष्णु मानक वाला किस में था? तो वो था सिपाही की माँ में। और कुंती जो थी वो विष्णु की क्या थी? पड़ोसी थे। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि वो किस एकांकी की पात्रा हुई थी? किसकी? सिपाही की माँ की। अगला प्रश्न हमारा है, कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके जो आंसर है वो है हमारे सी नामवर सिंह। अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा एक, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह कथ उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह उक्ति जो है वो बातचीत से है, जिसमें बातचीत के शैली के बारे में बात किया गया है कि जब व्यक्ति कोई बोलता है तो हम उसके अंदर की अच्छाई और बुराई के बारे में पता करते हैं। और ये कथन जो था मूल रूप से किसका कहा गया था? तो ये कहा गया था बेन जॉनसन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? बेन जॉनसन ने कहा था कि जब कोई व्यक्ति बोलता है तब उसके गुण और दोष का पता चलता है। अगला प्रश्न हमारा है कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको मिला था? तो इनका जो सही उत्तर होगा वो होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिला था। अगला प्रश्न है हमारा, इनसे ये न कराओ भूखे रह लेंगे, इनसे इस गंदगी में न घसीटो, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? ये जो उक्ति है वो आपका है किससे? ये लिया गया आपके जूठन से। जब जो ओम प्रकाश वाल्मीकि बचपन में जानवरों को खाल उतार कर घर जैसे ही आते तो उसकी भाभी जब इसको देखती है तो ये शब्द उनके मुँह से निकलती है। अब है पंडित राम अवतार वैद्य एवं उनके पिताजी किस कहानी के पात्र है? तो ये कहानी के पात्र है किसके? तिरीश के, जिसमें लेखक के जो पिताजी होते हैं वो शहर के पगडंडियों को भूल जाता है। एक बार जब भूल जाते तो इन्हें लोग पागल उगल की श्रेणी में कहने लग जाता। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 35 नंबर के, जसवीर और जनेश्वर किस आत्मकथा के पात्र हैं? तो इसका सही उत्तर है जूठन। जूठन में जो लेखक थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, इसके दोनों भाई थे जसवीर और जनेश्वर। अब है अगला प्रश्न, प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रेमाख्यानक के काव्यधारा के जो कवि हैं वो हमारे हैं कौन? जयसी। जयसी को प्रेम पीर कवि भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, गाढ़ी प्रीति नैन जल भई। गाढ़ी प्रीति नैन जल भई, यह उक्ति किसका है? तो यह उक्ति है करवा का, जिसमें वो कहता है कि हमने अपने कविताओं के सब एक एक शब्दों को रक्त के लिए लगाकर जोड़ा, उसके लिए उस गाढ़ी प्रीत को अपने आंसुओं के जल से क्या किया है? भिगोया। अगला प्रश्न है हमारा, कली कराल दुकाल दारुण सबको भांति को साजू, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह पंक्ति जो है आपका सूरदास के पद को लेकर के। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो वह है आपका अधिनायक का। किसका? अधिनायक। अगला प्रश्न हमारा है 40 कि जिन बुलावों से गांव के घर के रीढ़ झुरझुराती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता के? तो यहाँ से ये में हिंट मिल रहा है गांव के घर, यानी कि किससे होगा? गांव का घर।
अगला प्रश्न हमारा, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, किस पाठ से लिया गया है? अर्धनारीश्वर से कहा भी गया है। अगर पुरुष नारी का गुण ले लेगा तो वह देवता, और जब नारी पुरुष का गुण ले लेगी तो राक्षसी हो जाता है। इसी चैप्टर का कथन था। अगले प्रश्न में हम चलते हैं कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा है? ओ सदानीरा शीर्षक पाठ में ये किसकी नदी की चर्चा है? तो वो है आपका गंडक नदी की। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि आज तक तो सुना नहीं था ये कांटों को चुभने से मर जाते हैं। किस शीर्षक पाठ की पंक्ति थे? कांटे से चुभने उभने की जो बात हुआ था वो किस में हुआ था? वो हुआ था रोज में, जिसमें जो महेश था वो कांटे से चुभने पर होने वाली बीमारी जो थी गैंग्रीन, उसका वो इलाज करता था। अगला प्रश्न है 44, त्रिश कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो त्रिश जो है एक क्या है? जादुई यथार्थवादी कहानी है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं, गैंग्रीन शीर्षक रचना के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो उसकी रचना है अज्ञे जी के। अब है त्रिश शीर्षक पाठ में त्रिश क्या है? तो त्रिश जो है एक विषैले कीड़ा का प्रतीक माना गया, जिसके काटने से आदमी प्रायः मर जाता है। अगला प्रश्न है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके सही उत्तर है हमारे कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न, पुंडलिक जी का संबंध किस रचना से है? तो पुंडलिक जी को कौन बुलाए थे? गांधी जी। कहाँ पर? चंपारण में। और वो बात किस में हुआ है? ओ सदा नीरा में। तो पुंडलिक जी को गांधी जी बुलाए थे कहाँ से? वो बुलाए थे बेलगांव से। कब? तो 1917 में। कहाँ? तो चंपारण में। ठीक है, इसके याद रखिएगा। अगले सवाल चलते हैं, सिपाही की माँ एकांकी में निम्न में से कौन पात्रा नहीं है? तो कुंती है, विष्णु की पड़ोसी। मुन्नी है, विष्णु की पुत्री। विष्णु खुद है। कौन नहीं है? तो मालती। मालती किस कहानी की पात्रा है? तो वह है रोज कहानी की। तो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा है, उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चोरों के जिम्मे था। यह उक्ति किस पाठ से? तो यह पंक्ति जो था किसका था? जूठन का। जो काम कौन करता था? ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी सब। अगला प्रश्न है कि बिना वेतन के लिए, अब व्याकरण का आप टॉपिक आ गया तो उस टॉपिक में जल्दी हम खींचेंगे। अब एक बिना वेतन के लिए एक शब्द क्या है? बिना वेतन वाले को कहा जाता है क्या चीज? अवैतनिक। अगला प्रश्न है कि कलम की कमाई खाने वाले को कहा जाता है मत्स्यजीवी। फिर जहाँ पुस्तकें छपती है तो वो होता है छापा खाना, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो इसमें से कोई आंसर नहीं मारेंगे हम। जल की रहने वाली सेना को, तो जल में रहने वाली सेना को क्या कहा जाता है? जल में रहने वाली सेना को नौसेना कहा जाता है। जो थल में रहता है थल सेना, जो हवा में रहेगा उसे वायुसेना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि जो फल आहार करता है उसके लिए क्या शब्द है? तो जो फल का आहार करता है वो होता है फलाहारी। अगला प्रश्न, छात्रों के रहने का स्थान को क्या कहते हैं? तो छात्रों के रहने का स्थान को छात्रावास कहा जाता है। राजदूत शब्द कौन सा समास है? तो राजदूत यानी कि राजा का दूत, यानी कि विभक्ति लग गया तो ये हो गया हमारा कौन सा समास? ये हो गया हमारा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, यथाशक्ति शब्द कौन सा समास? तो यथाशक्ति होगा आपका अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव के समास को पहचानना सबसे आसान है, कारण कि जिस भी शब्द के शुरुआत में यथा, प्रति, बे, आ और भर लगा हुआ रहता है तो उसे समझ जाएगा वो क्या होगा? वो अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, भला बुरा शब्द कौन सा है? तो ये आपका कौन सा समास होगा? ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि भला और बुरा। अब है दोपहर शब्द कौन सा समास है? तो दोपहर यानी कि दो यानी कि संख्यावाचक, तो ये हमारा हो जाएगा द्विगु समास। अरे माँ बाप शब्द कौन सा समास है? तो माँ बाप शब्द कौन सा समास होगा? ये भी आपका होगा द्वंद्व समास। चतुरानन शब्द कौन सा समास है? चतुरानन यानी कि चार है आनंद जिसके, तो चार मुख वाले, तो उसका अर्थ बदल जाएगा तो वह हमारा है बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा शब्द जो है वो आपका कौन सा है? भाववाचक संज्ञा है। पाटलिपुत्र शब्द कौन सा संज्ञा है? तो पाटलिपुत्र है वो आपका व्यक्तिवाचक, यानी कि ये खास नाम हो गया जगह का, इसीलिए। अगर गुच्छा से यानी कि दो चार के समूहों वाली वस्तु, तो जब दो चार समूह वाली की बात होगा तो कौन हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। अब है चीनी शब्द कौन सा? तो चीनी को हम मापते और तोलते हैं तो ये हमारा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? तो आरसीवाद ये हो गया आशीर्वाद, ये हो गया आशीर्वाद। हमारा ऑप्शन ए होगा, ये शुद्ध है इसमें सारा। 68 है, निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध है? तो ये इसमें प्रशंसा जो है वो है शुद्ध। इतिहास शब्द का विशेषण, इतिहास का होता है ऐतिहासिक, ऑप्शन ए। लौक शब्द का विशेषण, तो लौक शब्द का विशेषण होगा लौकिक। भारत का विशेषण, तो भारत का विशेषण होगा भारतीय।
अब है खून पसीना एक करना, मुहावरे का खून पसीना एक करना मतलब कि बहुत परिश्रम करना, मेहनत करना। ईंट से ईंट बजाना यानी कि लड़ाई करना। गाल बजाना यानी कि डील हाँकना, डींग हाँकना। अगला प्रश्न, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें से होगा पावक। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द तो वस्त्र। काजल शब्द क्या है, तो काजल जो है वो एक क्या है, पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, आत्मा शब्द क्या है, तो आत्मा एक स्त्रीलिंग है। प्राण शब्द क्या है, तो प्राण जो है वो आपके प्राण पखेरु उड़ गए यानी कि वो एक क्या है, वो एक पुल्लिंग है। अब 80 पुरस्कार शब्द का विलोम, तो पुरस्कार जब मिलेगा तो दंड भी मिलेगा उल्टा। अब है 81 अनुराग का, तो अनुराग का शब्द का विलोम होता है विराग। कृपा का, कृपा का कोप। गणतंत्र शब्द का विलोम, तो गणतंत्र का होता है राजतंत्र। साकार का, साकार का निराकार। अब है दक्षिण शब्द का विलोम, तो दक्षिण शब्द का विलोम होता है उत्तर। नीलकमल कौन सा समास है, तो नीलकमल यानी कि नीला कमल, यानी कमल की विशेषता बता दिया, इसीलिए इसे कौन सा समास कहेंगे, तो विशेषता बताने वाले को हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। अगला सवाल, थोड़ा पानी, तो थोड़ा पानी, तो इसमें पानी की मात्रा को हम गिन नहीं सकते, तो जिस मात्रा को हम गिन नहीं सकते तो वो हमारे विशेषण किस में चला जाएगा, परिमाण बोधक में। प्रश्न, जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या है, जगन्नाथ शब्द का जो संधि विच्छेद है वो है जगत जोर नाथ यानी कि ऑप्शन ए। अगला है विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद, विद्या जोर अर्थ यानी कि ऑप्शन ए। फिर है दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद होगा दिक जोर अंबर यानी कि बी। अब है मदिरालय, तो मदिरालय का होगा मदिरा जोर आलय। अनजान शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग यानी कि जो शुरू में लगता है, तो शुरू में लगेगा तो अन प्लस जान यानी कि अनजान, तो ऑप्शन ए सॉरी बी। अच्छा, पुरातन शब्द में उपसर्ग, तो पुरातन में पूरा यानी पूरा हटाएंगे तो तन बचेगा। प्रतिनिधि में उपसर्ग क्या है, तो प्रतिनिधि में उपसर्ग है प्रति। उपभाषा शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उपभाषा शब्द में उपसर्ग है उप। फिर विशेष शब्द में उपसर्ग क्या है, तो विशेष शब्द में उपसर्ग है वी। सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है, तो सुकर्म में है शु। अब है 98 कि मैं स्वयं खा लूँगा, स्वयं खा लूँगा, जब स्वयं लग जाता है यानी खुद निज, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जब खुद करने, जब सेंटेंस में वाक्य में खुद या अपने आप ही कर लूँगा, तो वैसा स्थिति को हम लोग कौन सा परिणामवाचक को क्या कहेंगे, तो निजवाचक सर्वनाम कहा जाता। 99 बेईमान शब्द क्या है, तो बेईमान शब्द जो है वो है विदेशज। फिर है लिंग के हिंदी में कितने प्रकार है, तो लिंग के हिंदी में 2 प्रकार है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।